गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी पढ़ना है। आनुवांशिकी जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम आनुवांशिकी है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो आनुवांशिकी का मतलब समझने से पहले तुम लोगों को दो परिभाषाएं अच्छे से सीखनी होंगी। वो दो परिभाषाएं कौन कौन सी? फर्स्ट आनुवांशिक लक्षण और सेकंड आनुवांशिकता, जिसे वंशागति भी कहते हैं। तो जब तुम ये दो परिभाषाएं अच्छे से सीख जाओगे उसके बाद हम आसानी से आनुवांशिकी की परिभाषा निकाल पाएंगे। अब इन दो परिभाषाओं को सीखने के लिए तुम एक चीज और सीखो कि पीढ़ी क्या होता है। तो हम पहले पीढ़ी सीखते हैं, इसके बाद हम दो परिभाषाओं को सीखेंगे। अब पीढ़ी का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक पीढ़ी के हैं, इस वाली पीढ़ी के बच्चे हैं। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी मदर हैं, हमारे फादर हैं, तो इनके बारे में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ये आज जो हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं इससे पहली वाली पीढ़ी के हैं, ऐसे ही तो कहते हैं। और अगर हम हमारे दादा और दादी जी की बात करें तो हमको बोलना होगा कि हमारे पेरेंट्स से पहले वाली पीढ़ी भी कौन है? हमारे दादा और दादी जी। तो अब यहाँ पे तुमको तुम्हारे सामने 3 पीढ़ियां लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट जनक पीढ़ी, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्रथम पीढ़ी और उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है द्वितीय पीढ़ी। तो हम एक एक करके इन तीनों पीढ़ी को समझेंगे क्योंकि आगे आने वाले पूरे चैप्टर में हमको पीढ़ियां बहुत काम आएंगी। तो हम समझते हैं कि ये पीढ़ी क्या होती हैं। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनक पीढ़ी से। देखो जिस पीढ़ी को भी आप सबसे पहले वाली पीढ़ी कहोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले वाली पीढ़ी कहोगे, उस पीढ़ी को हमको जनक पीढ़ी कहना पड़ेगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे दादाजी हैं और जो हमारे दादाजी हैं ये सबसे पहले वाली पीढ़ी है। तो अभी आपने सीखा कि सबसे पहली वाली पीढ़ी को ही जनक पीढ़ी कहते हैं। तो हम मजबूर हैं कि जो हमारे दादा और जो हमारे दादी जी हम बोल रहे हैं वो किसके अंदर काउंट होंगे? जनक पीढ़ी के अंदर काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा कि जो सबसे पहले माना जाता है उसको जनक पीढ़ी ही कहते हैं। अब है ना, जनक पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आती है, जनक पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आती है उसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं। या तो आप इसको प्रथम पीढ़ी कह दें या फिर हम इसे F1 पीढ़ी भी कहेंगे। अब ये प्रथम पीढ़ी हम किसको बोलें ये समझते हैं। देखो जनक पीढ़ी के बाद जो भी पीढ़ी आएगी उसको प्रथम पीढ़ी कहना है। अब जनक पीढ़ी आपने माना किसको है? आपके दादा को माना है और आपकी दादी जी को माना है। तो अब आपके दादा और आपकी दादी जी के बाद कौन सी पीढ़ी आई होगी? हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर और हमारे फादर आए होंगे। तो हम यहाँ पर प्रथम पीढ़ी किनको कहेंगे? हमारे पेरेंट्स को कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दादा और दादी जी के बाद वाली पीढ़ी है। अब प्रथम पीढ़ी के बाद भी कौन सी पीढ़ी आती है? द्वितीय पीढ़ी आती है। अब देखो आप खुद गैस कर सकते हैं, प्रथम पीढ़ी के बाद जो भी पीढ़ी आएगी वो द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी हमने बना दिया किनको? हमारे पेरेंट्स को। अब सोचो हमारे पेरेंट्स के बाद कौन सी पीढ़ी है? हम लोगों की पीढ़ी है। तो यहाँ पर हम लोगों की पीढ़ी क्या कहलाएगी? द्वितीय पीढ़ी कहलाएगी। और द्वितीय पीढ़ी को F2 पीढ़ी भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर तीनों के बारे में बोले तो सबसे पहली पीढ़ी जिसको भी मानोगे वो जनक पीढ़ी। हमने मान लिया दादा और दादी जी थी तो हमको जनक पीढ़ी बोलना पड़ेगा दादा और दादी जी को। जनक पीढ़ी के बाद जो भी पीढ़ी आएगी उसको प्रथम पीढ़ी कहेंगे। तो दादा और दादी जी के बाद हमारे पेरेंट्स वाली पीढ़ी आई है तो उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी के बाद जो भी पीढ़ी आती है उसको द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। और पेरेंट्स के बाद कौन आया है? हम लोग आए हैं। तो हम लोग किसके अंदर काउंट होंगे? द्वितीय पीढ़ी के अंदर काउंट होंगे।
अब हम लोग पीढ़ी तो समझ चुके हैं, अब हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं जिसको सीखने के बाद जो हमारी ये दो परिभाषा है ये हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे हमने एक मदर ली है और यहाँ पर हमने एक फादर लिए हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, मदर और फादर के किन्हीं दो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अब वो दो गुण कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो यहाँ पर हम दो गुणों की बात करेंगे उनमें से पहला गुण तो होगा लंबाई का और दूसरा वाला गुण होगा उनके आई के कलर का। ठीक है, पहला गुण तो लंबाई का और दूसरा वाला गुण होगा उनके आई के कलर का। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने मदर ली है, जो उनकी लंबाई है, जो उनकी हाइट है, वो क्या है, ज्यादा है। टॉल मतलब ज्यादा, ये हम मान के चल रहे हैं। और मदर के आई का जो कलर है वो ब्राउन कलर है, ऐसा भी हम मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो फादर है, तो फादर के लिए हम मान रहे हैं कि जो फादर की लंबाई है वो छोटी है, स्मॉल मतलब छोटी है, और उनके जो आई का कलर है वो ब्लैक कलर है। तो हम इन दो गुणों के बारे में मान के चल रहे हैं, किनके अंदर, हमारे पेरेंट्स के अंदर। अब तुम सब लोग जनन के बारे में तो जानते हो, जनन के बारे में तुमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब जनक अपने समान गुणों वाली संतान उत्पन्न करते हैं तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। तो यहाँ पे मदर और फादर किसका काम करेंगे, जनक का काम करेंगे, और जनन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, संतान का निर्माण होगा। अब जो संतान का निर्माण होगा तो संतान में सेम वही गुण होंगे जो उसके पेरेंट्स में है। अब वो सेम गुण कौन से होंगे, जैसे दो हाथों का होना, दो पैरों का होना, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो या तो अपने फादर या अपनी मदर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब वो डिफरेंट कैसे होंगे, देखें। यहाँ पे जो संतान बनी इसके बारे में हम मान रहे हैं कि जो संतान की लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, टॉल मतलब ज्यादा होगी, और जो संतान के आई का कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। जब तुम देखो इस संतान की लंबाई को हम ज्यादा बता रहे हैं, तो अब आप गौर करो, इसके पेरेंट्स में से चेक करो, ज्यादा लंबाई किसकी थी, मदर की थी कि फादर की थी, ज्यादा लंबाई मदर की थी। तो हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि जो इस संतान में लंबेपन का गुण आया है वो इसकी मदर से आया है, ना कि इसके फादर से। मदर से क्यों आया, क्योंकि मदर की लंबाई ज्यादा थी और संतान की लंबाई भी ज्यादा मिल रही है। तो हमको बोलना पड़ेगा कि संतान में लंबेपन का गुण इसकी मदर से आया है। अब संतान के आई के कलर को देखो, संतान के आई का कलर है ब्लैक कलर। अब आप चेक करें, ये ब्लैक कलर वाला गुण संतान को फादर से मिला होगा कि मदर से मिला होगा, बिल्कुल फादर से मिला होगा। क्यों, क्योंकि फादर के आई का कलर कैसा था, ब्लैक कलर था, और संतान के आई का कलर भी कैसा है, ब्लैक कलर है। तो हम क्या बोलेंगे, सर संतान में ब्लैक आई के कलर वाला गुण इसके फादर से आया है। अब देखो हुआ क्या, इस संतान में एक गुण तो आया इसकी मदर से, लंबेपन का गुण, और दूसरा गुण आया इसके फादर से, ब्लैक आई वाला गुण। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर आपने ऊपर मदर और फादर लिखा है, तो क्या मदर और फादर मिलकर एक पीढ़ी का निर्माण नहीं करेंगे। हमको कहना पड़ेगा कि जो हमारी मदर है और हमारे फादर है वो एक पीढ़ी है। पीढ़ी है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई है, क्या संतान दूसरी पीढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल दूसरी पीढ़ी होगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पहली पीढ़ी से मतलब माता और पिता से कुछ गुण, कौन कौन से गुण, एक तो लंबेपन का गुण और दूसरा ब्लैक आई वाला गुण किसमें आ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी यानी संतान में ट्रांसफर हो रहे हैं। तभी तो हम कह पा रहे हैं कि जो बच्चा था उसकी लंबाई क्या बनी, ज्यादा, और कलर कैसा आया, ब्लैक। अब ये गुण कहां से आए हैं, इस पहली वाली पीढ़ी से ही तो किसमें आए हैं, दूसरी वाली पीढ़ी में आए हैं। तो यहाँ पे आ कौन रहे हैं, यहाँ पर हमारे माता और हमारे पिता से गुण आ रहे हैं हमारे अंदर। तो इन आने वाले गुणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ध्यान रखना, जो गुण
पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं उन आने वाले गुणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से गुण आ रहे हैं जरा देखो। तुम बोलोगे सर एक तो लंबेपन का गुण आया और दूसरा ब्लैक आई वाला गुण आया। तो यहाँ पे लंबापन और ब्लैक आई वाला गुण ही क्या कहलाएगा? आनुवांशिक लक्षण कहलाएगा। देखो यहाँ पर हमने बोला था कि संतान में एक गुण तो मदर से आया और एक गुण फादर से आया। अब क्या ये फिक्स है क्या कि संतान के अंदर कुछ गुण तो उसकी मदर से आएंगे और कुछ उस गुण उसके फादर से आएंगे? क्या जो गुण मदर से आएगा क्या बच्चे में हमेशा वही गुण मदर से आएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो एक दूसरी पॉसिबिलिटी देखें कि जो हमने यहाँ पे संतान बनाई हो उसमें ये वाले गुण भी तो आ सकते थे कि जो संतान हो उसकी लंबाई कैसी हो? छोटी हो। शॉर्ट मतलब छोटी हो और उसके आई का कलर क्या हो? ब्राउन कलर हो। तो इस वाले केस में हमको क्या बोलना पड़ेगा कि सर संतान की लंबाई छोटी है और छोटी लंबाई किसकी थी? मदर की कि फादर की? तो छोटी लंबाई अब की बार फादर की थी। तो अब की बार हमको बोलना पड़ेगा कि संतान में जो बोनेपन का गुण आया है वो किससे आया है? इसके फादर से आया है। संतान के आई का कलर अब की बार क्या बता रहे हैं? ब्राउन कलर। तो चेक करो ब्राउन कलर किसकी आई का कलर था? मदर की कि फादर की? तो ब्राउन कलर मदर की आई का कलर था। तो हमको बोलना पड़ेगा कि संतान में जो ब्राउन आई वाला गुण आया है वो इसके मदर से आया है। ये दो केस हो गए। अब देखो ये बात भी फिक्स नहीं है कि संतान में एक गुण मदर से आएगा और एक गुण फादर से आएगा। दोनों के दोनों गुण मदर से भी आ सकते हैं और दोनों के दोनों गुण फादर से भी आ सकते हैं। कैसे? तीसरी पॉसिबिलिटी को देखो। जो संतान उत्पन्न हो सकती है उसमें इस प्रकार के गुण भी तो हो सकते हैं कि जो संतान हो उसकी हाइट क्या हो? ज्यादा हो। जब हाइट ज्यादा होगी तो क्या बोलोगे सर? ज्यादा हाइट किसकी थी? मदर की थी। तो लंबेपन का गुण किससे आया है? मदर से आया है। आई का कलर क्या बता रहे हैं? ब्राउन कलर। और आई का ब्राउन कलर किसका था? मदर का था। तो अब की बार क्या बोलोगे कि ब्राउन आई वाला गुण भी किससे आया है? मदर से आया है। तो इस पूरे केस में दोनों गुण किससे आ रहे हैं? मदर से आ रहे हैं। तो ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि एक गुण तो फादर से आएगा या एक गुण मदर से आएगा। दोनों में से भी गुण आ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी लास्ट और कि जो संतान हो उसकी लंबाई कैसी हो? छोटी हो। जब छोटी होगी तो क्या बोलोगे कि संतान में छोटेपन का गुण फादर से आया है। क्यों? क्योंकि फादर की लंबाई छोटी है। और कलर ब्लैक कलर हो तब भी क्या बोलोगे कि ब्लैक कलर तो फादर का था। तो संतान में ब्लैक आई वाला गुण किससे आया है? फादर से आया है। तो इस वाले केस में दोनों गुण किससे आ रहे हैं? फादर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा तुमने सीखी कि आनुवांशिक लक्षण एक प्रकार के गुण ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। उनको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब हमको पढ़ना है आनुवांशिकता। तो देखो जब एक पीढ़ी से इस दूसरी पीढ़ी में गुण आ रहे होंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो रहा होगा, कोई क्रिया तो हो रही होगी। उसी क्रिया के फलस्वरूप ही तो क्या हो रहा है? इस पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आ रहे हैं? गुण आ रहे हैं। तो जो ये क्रिया होती है गुणों को लाने वाली, इस क्रिया को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। दोबारा सुने, पहली पीढ़ी से जो गुण दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं तो गुणों को लाने के लिए कोई प्रोसेस हो रहा होगा, कोई क्रिया हो रही होगी। उस लाने वाली क्रिया को ही आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के आने को ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। जो गुण आ रहे हैं उन गुणों को तो कहेंगे आनुवांशिक लक्षण, और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं और जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या फिर वंशागति, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। तो तुमने दो परिभाषाएं सीख ली, आनुवांशिक लक्षण
सेकंड आनुवांशिकता। तो अब हम हमारे चैप्टर के ऊपर आएंगे, आनुवांशिकी। अब हम मतलब जानेंगे आनुवांशिकी का कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोशिका विज्ञान, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो आनुवांशिकी है ये विज्ञान की एक शाखा ही है। जब शाखा है तो इसके अंदर भी किसी का तो अध्ययन करेंगे। तो किसका अध्ययन करेंगे? फर्स्ट आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन और सेकंड आनुवांशिकता का अध्ययन। तो परिभाषा क्या बनेगी? आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिक लक्षणों का और आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, जो लक्षण जो गुण आ रहे हैं वो तो आनुवांशिक लक्षण, आने में जो प्रोसेस हो रहा है वो आनुवांशिकता, जिस विज्ञान में दोनों का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिकी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए चैप्टर नंबर 3 के। तो तुमको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है।